हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में ना मतलब थोड़ा सा बायर्न को ह्यूमिलिएट करने वाली कहानी हम बताएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर जो ऑफिशियल अपडेट है वो ये आ चुकी है कि राल्फ रांगनिक ने मना कर दिया है ओपनली। मतलब इतना ये पता है, बायर्न म्यूनिख और रांगनिक की स्टोरी इतनी ओपन में हुई ना कि बायर्न के मैनेजमेंट ने अपनी मौकरी और अपना मजाक खुद उड़वा दिया। और ये हम लोग बायर्न म्यूनिख के बारे में बात कर ले। मतलब ऐसा अगर बार्सिलोना रियल मैड्रिड में होता ना तो मतलब उसी लेवल पे आप बायर्न म्यूनिख को रख सकते हो कि इतना बड़ा क्लब, इतना हिस्टोरिक, इतना लेजेंडरी क्लब का मैनेजमेंट अपना मजाक उड़वा रहा है। और ऐसा नहीं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रांगनिक, वो जोसे मोरिन्यो, पेप गार्डियोला नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो ये थी कि भाई राल्फ रांगनिक ऑब्वियसली यहाँ पर जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के अगर मैनेजमेंट की बात करें, वो पब्लिक में आके कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि रांगनिक रुके, लेकिन ये रांगनिक का डिसीजन है कि वो रुकना चाहता है ऑस्ट्रिया नेशनल टीम के साथ या फिर वो बायर्न जाता है। बायर्न मैनेजर्स लगे पड़े हैं यहाँ पर पब्लिक अपनी पीआर करने में कि रांगनिक से सारी बात हो चुकी है, रांगनिक से हम ड्राइंग बोर्ड पर ही बात करने वाले हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पर राल्फ रांगनिक मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बायर्न को रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस यहाँ पर ऑस्ट्रिया नेशनल टीम के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और अब क्या, अब ऐसे में यहाँ पर जाकर काफ़ी सारे लोग, अभी जैसे हमने पिछले फुटबॉल डेली एपिसोड में तुमको खबर भी सुनाई थी कि भाई थॉमस टुकल की अगर हम बात करें तो उसको रोकने के लिए भाई पिटीशन वगैरह साइन हो रही है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि टुकल बायर्न म्यूनिख में नहीं रुकने वाला, ऐसा कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, इवन इफ अगर वो चैंपियन लीग जीत जाता है। इसके पीछे का सीन ये है कि भाई उसको पता है कि उसको फरवरी मार्च में यहाँ पर सैक कर दिया गया था और डेफिनेटली यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी उसकी कुछ खास बनने वाली नहीं। ऐसे में तुम सोचो कि बायर्न म्यूनिख को ऑलरेडी राल्फ रांगनिक ने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर जुलियन नागलसमैन ने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर ज़िनेडिन ज़िडान ने भी एक तरीके से रिजेक्ट ही कर रखा है। तो ऑल्टरनेटिव्स बचते क्या हैं? रॉबर्टो डी ज़र्बी की बात करें तो कुछ खास कह नहीं सकते कि उसको जर्मन नेशनल आती है कि नहीं आती। हंसी फ्लिक की बात करें, एक रियलिस्टिक ऑप्शन लगता है, लेकिन उसके बाद लेकिन मजाक तो है ना यार। ये तुम हाँ इतने बड़े क्लब है, इतने बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं, और तुम यहाँ पर अपने थॉमस टुकल जैसे मैनेजर को, मैं ये नहीं कह रहा कि टुकल को सैक नहीं कर सकते थे या फिर सैक करने का, बट विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेना और फिर आप दर दर के ठोकरे खा रहे हो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। सबसे पहले मार्कस रैशफोर्ड की स्टोरी पे कवर करते हैं। तो देखो, एंडी मिटन ने अपने ऑफिशियल न्यूज लेटर में इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्कस रैशफोर्ड को अभी भी एक एसेट की तरह ही देखती है, एक ऐसा एसेट जिसपे वो कैश इन करने का सोच सकते हैं। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो ये होगा जब मार्कस रैशफोर्ड खुद इस चीज को कंफर्म कर दे कि वो यहां पर अब नई जर्नी को परस्यू करना चाहता है और उसके पास एक ऑफर भी है। अब चाहे वो पीएसजी से आए, चाहे वो बार्सिलोना से आए, चाहे वो किसी और क्लब से आए, वो अभी XYZ और अनसर्टेन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मार्कस रैशफोर्ड की पॉपुलैरिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस में काफी ज्यादा डाउन हुई है सिग्निफिकेंटली। इवन उन्होंने सर्वे के हिसाब से ये भी बताया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं यूनाइटेड फैन बेस में जो कि मानते हैं कि अगर मार्कस रैशफोर्ड कल को सेल हो जाए ना तो ऐसा कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला। वही 16% ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि यूनाइटेड के फ्यूचर में उसका एक बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन अगर यूनाइटेड से एक स्टोरी पे आए तो नेदरलैंड के और इंटर ट्रेवल, जब 2010 की जोसे मोरिन्यो वाली फेमस साइड के बहुत बड़े प्लेयर्स, नाइजर ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एरिक टेन हैग ने हग तभी दिया था जब उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लड़ाई कर ली थी। उन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी में यह बताया कि जब उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एरिक टेन हैग की लड़ाई हुई, अब उसमें कोई भी पक्ष हो सकता है, लेकिन यह बात भी कंफर्म है कि जब एरिक टेन हैग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ 1v1 जाने लगा तभी यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में ये डाउट आने लग गए कि क्या यहाँ पर एरिक टेन हैग बड़ी ईगोस को संभाल सकता है, क्या एरिक टेन हैग यहाँ पर जो कर रहा है, क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बिल्कुल सामने फाइट ले रहा है, वो भी अपने पहले सीजन में, पहले 3 महीने में, क्या वो कर सकता है? क्या वो अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को? क्या वो जो कर रहा है वो सही भी कर रहा है? और उसके आने वाले टाइम में हमने देखा भी किस तरीके से यहाँ पर जेडन सैंचो के साथ चीज़ें अनफोल्ड होती है, या फिर बात करें जिस तरीके से हैरी मैग्वायर के साथ चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, ये हमने देखा भी। अब इस साइड ऑफ स्टोरी से तुम एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो। डेफिनेटली भाई तुम अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुमको लगता है कि एरिक टेन हैग वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एरिक टेन हैग के मैनचेस्टर यूनाइटेड टेन्योर पे पड़ा तो है।
अब चाहे फैंस के परसेप्शन पे या फिर किस तरीके से फैन उसको अब देखते हैं, या फिर एक खुद उसने प्रेशर इतना बड़ा क्यों ले लिया, क्योंकि जब भी वो जीतता है तो हाँ उसके फेवर में काम करते हैं, लेकिन जब भी वो मेजोरिटी हारता ही है तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जेडन सांचो, इन सबको तो प्रॉब्लम समझ रहा था और अब देख ले वो प्लेयर्स अपने अपनी तरीके से शाइन कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना से, तो भाई देखो बार्सिलोना को अपने अकाउंट के नंबर और अपने पैसों पे तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर बटुए की तरफ देखते देखते बार्सिलोना की जब हम रिसर्च कर रहे थे तो भाई मेरे को यहाँ पर ये पता चला कि कुछ प्लेयर्स में यहाँ पर अब नाम आ रहा है कि इनको सेल किया जा सकता है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़ा नाम तो अंसु फाटी है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग 11 में से 3 प्लेयर्स ही हैं। रॉबर्ट लेवेंडाउस्की, लेकिन लेवेंडाउस्की टस से मस होने के लिए राजी नहीं है। साथ ही यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की बात करें तो डियोंग ने भी कोई ऐसा वो नहीं दिया है, हिंट नहीं दिया है कि वो जाना चाहता है नहीं जाना चाहता। और अगर बात करें रोनाल्ड अराउओ की, देखो अराउओ का केस पर्टिकुलरली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एथलेटिक की रिपोर्ट की बात करें तो वे मानते हैं कि बार्सिलोना शायद से यहाँ पर रोनाल्ड अराउओ को सेल करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखो अराउओ नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने अराउओ की साइड ऑफ द स्टोरी ये बताई है कि अराउओ को पता है कि वो अपने प्राइम ईयर्स में आ रहा है और ऐसे में वो भी चाहेगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट उसका एक बहुत बढ़िया हो, जो कि अभी 2026 तक है। जब उसका नया कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको सैलरी बहुत बड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे बड़ी सैलरीज के साथ, बल्कि वो तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देंगे कम सैलरीज के साथ। अभी उनको आने वाले 2-3 साल तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ऐसे में अगर अराउओ चाहे तो वो यहाँ पर एक बड़े पैकेज की तरफ तो जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम CIS ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो उन्होंने 80 मिलियन प्राइस टैग है, मान के चलो कि 100 मिलियन तो कमा सकते हैं रोनाल्ड अराउओ की सैलरी के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई यहाँ पर बार्सिलोना के पास अगर हम सेंटर बैक की डिपार्टमेंट की बात करें तो डिफेंस में कमी तो नहीं है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि रोनाल्ड अराउओ को सेल करना इतना ROI की बात करें? भाई रोनाल्ड अराउओ जिस तरीके की प्रोफाइल है उसको रिप्लेस करने में कम से कम भी आपको 100 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। आपके पास रेडीमेड प्लेयर नहीं है, आप एकदम से कह नहीं सकते कि जोस कोंडे या फिर एरिक गार्सिया जो कि जिरोना से वापस आएगा वो यहाँ पर रोनाल्ड अराउओ की प्रोफाइल को एकदम से भर देंगे और उसकी कमी को खलने नहीं देंगे। लेकिन एक तरीके से लॉजिकली लगता भी है कि अगर वो डियोंग को सेल नहीं कर पाए और रॉबर्ट लेवेंडाउस्की को सेल नहीं कर पाए तो जावी को मिलेगा क्या, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप करनी है। अब बर्नार्डो सिल्वा कितना ही यहाँ पर लग रहा हो, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हैं और ज़्यादा अलग भी हैं। ऐसे में किसी ना किसी एक को सेक्रीफाइस करना बनता है। और तुमको क्या लगता है फ्रैंकी डियोंग और रोनाल्ड अराउओ में से किसका नंबर होने वाला है, लॉजिकली भी और रियलिस्टिकली भी? इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी चेल्सी से। तो भाई एंटोनियो कॉन्टे की अगर हम बात करें, अब देखो चेल्सी के रिगार्डिंग ये अभी टस से मस मतलब कहानी अनसर्टेन ही है कि पोचेटिनो को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पोचेटिनो, अब इसके पीछे की रीजन ये भी है कि भाई ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं है चेल्सी के पास, क्योंकि चेल्सी भी एक तरीके से मेस ही है। चेल्सी में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई मैनेजर यहाँ पर इसके ज़्यादा चांसेस है कि उसकी सीवी खराब हो जाएगी रादर देन इसके ज़्यादा चांसेस है कि उसकी सीवी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इटली की रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि एंटोनियो कॉन्टे ने कह सकते हो बिचौलिए के थ्रू चेल्सी को एक खबर पहुँचाई है कि भाई वो यहाँ पर इंटरेस्टेड है चेल्सी का मैनेजर बनने में। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखो इसको ऐसे समझो कि अगर जिनेदिन जिडान की बात करें या फिर हंसी फ्लिक की बात करें, उन्होंने बायर्न को खुद आके कह दिया कि हम आने के लिए तैयार है और हम काम करने के लिए तैयार है। बायर्न का तो मस्त, उनका काम ही, उनको अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो वो पागलों की तरह राल्फ रांगनिक और नागल्समैन के पीछे पीछे भागते। और चेल्सी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अब जहाँ मेरे को पता है कि चेल्सी के फैंस इस चीज़ को काफ़ी इमोशनल तरीके से देखेंगे, लेकिन वहीं अगर लॉजिकली देखें तो काफ़ी लोग इस चीज़ के थोड़े से क्रिटिकल भी है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर अगर आप चेल्सी और एंटोनियो कॉन्टे की कहानी को देखोगे तो अच्छी रही थी। पहले सीजन में 93 पॉइंट के साथ प्रीमियर लीग टाइटल भी जितवा दिया, दूसरे सीजन में 5वें स्थान पे फिनिश करा, लेकिन फिर भी यूनाइटेड पे ट्रम्प करके एफए कप भी जितवा दिया। लेकिन उसने खराब चीज़ें भी करी हैं। पहली चीज़ तो उसकी अपने बॉसेस से बनती नहीं थी, दूसरी चीज़ उसने यहाँ पर डियो कोस्टा की बात करें, बाकी कुछ 1-2 की प्लेयर्स की बात करें तो उनको स्टार्टिंग 11 से निकाल दिया। और ऐसे में यहाँ पर इस यंग टीम के साथ टॉटनम में देखा था यंग टीम थी, चेल्सी में देखा उससे भी यंग टीम है और उससे भी ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ है। ऐसे में एंटोनियो कॉन्टे जो कि इतना इंटॉलरेंट मैनेजर है, जो कि नो फक्स गिवन वाली पॉलिसी को रखता है, क्या वो चेल्सी के साथ टॉलरेंस इनको बर्दाश्त कर सकता है? क्या वो इनको कर सकता है बर्दाश्त? क्या ऐसा कितनी बार हो सकता है कि जब चेल्सी 5 में से 4 गेम हारेगी तो ये उन प्लेयर्स की धज्जियां नहीं उड़ाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पोचेटिनो कम से कम धज्जियां तो नहीं उड़ाता, अपनी उड़वा लेता है, वो अलग बात है। लेकिन ये मेरा थॉट है और डेफिनेटली तुम बताना कि क्या एंटोनियो कॉन्टे को चेल्सी में अपनी वापसी करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो कहानी यहाँ भी सिमिलर है। टेन हैग रुकेगा या नहीं रुकेगा इस पर भी अभी कोई डिसीजन बना हुआ नहीं है, लेकिन टेन हैग के रुकने के चांसेस ज़्यादा इसलिए बन जाते हैं कि पहली बात तो ये है कि टेन हैग को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा।
सैक करने का वो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि टेन हैग को सैक करके यूनाइटेड अपने आप को बायर्न वाली पोजीशन में, ये नहीं कि अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि यूनाइटेड में भी कोई ऑल्टरनेटिव इस समय तय नहीं है। और यूनाइटेड में यस नया रिजीम है, नया सेट ऑफ काम आ रहा है, नया मैनेजमेंट आ रहा है, तो उनके पास एक बहुत अच्छा है कि वो अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमारा प्रोजेक्ट है, तुम लीड करो। लेकिन उसके बाद भी कोई हाई एक्कॉम्प्लिश सीवी वाला मैनेजर इनके पास अभी आया नहीं है, और ना ही शायद से यहाँ पर यूनाइटेड ने ओपनली इस चीज़ को किसी से रूमर्स डर्ट शीट्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने भी कांटेक्ट किसी को करा नहीं है। तो मेक श्योर है कि यहाँ पर शायद से टेन हैग एटलीस्ट एक सीजन तो और रुकने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर इंटर मियामी की, तो भाई एंजल डी मरिया अब हमको जुलाई में इंटर मियामी को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। पहले वो शायद से रोजारियो सेंट्रल जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकर्स और डेथ थ्रेट्स वगैरह, और वहाँ पर तुमको पता ही है क्या सीन चलता रहता है। तो इसके चलते यहाँ पर उन्होंने अपने फैमिली और अपने खुद की सेफ्टी के लिए यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई उस रोजारियो सेंट्रल को ज्वाइन नहीं करेंगे बेनिफिका से, बट इंटर मियामी हैवीली और काफ़ी सीरियसली नेगोशिएट कर रही है टर्म्स डी मरिया के साथ। और हमको यहाँ पर भाई अभी तक तो बार्सिलोना 2.0 दिख रहा था, अब यहाँ पर अर्जेंटीना 2.0 भी देखने को मिल सकता है। भाई लियोनेल मेसी क्या किट्टी पार्टी क्या कर रहा है यार, ये बस स्वाद तो आ जाएगा भाई अगर डी मरिया आ गया। भाई डी मरिया खोल देगा, भाई डी मरिया और लियोनेल मेसी मिलकर खोल देंगे पूरी एमएलएस को। अभी भी खुल रही है वैसे तो एमएलएस, इंटर मियामी ने धज्जियां ही उड़ा रखी है, डी मरिया आ गए तो और नाश मर जाएगा।